11 बजे वो समय जब देश का एजेंडा साफ दिखने लगता है। सियासत का हर दाव, सरकार की हर हलचल, देश विदेश की वो हर खबर और हमारी पैनी नजर। यह है 11 बजे लाइव, हर खबर पर नजर। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी, जल्द ही नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान संभव। युवा और नए चेहरों समेत महिला प्रतिनिधित्व और क्षेत्रीय सामाजिक संतुलन पर फोकस। कानूनी सलाहकार की मौजूदगी में झारखंड सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच आज 2 बजे वार्ता। छात्रों का ऐलान, अपनी मांगों से नहीं हटेंगे पीछे। श्री राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई जांच और ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड के ऑडिट समेत अन्य मांग। स्पेन के सियोटा में समंदर किनारे प्रवासियों का प्रदर्शन, मोरक्को वापसी की बजाय शरण की मांग। और 17 साल बाद भारत की मेजबानी में आज से वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। सिंधु, सात्विक, चिराग करेंगे भारतीय चुनौती की अगुवाई। चलिए एक एक खबर को विस्तार से जानते हैं। 11 बजे लाइव, हर खबर पे नजर में इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम का जल्द ऐलान किया जा सकता है। आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नवीन टीम के ऐलान पर सभी की निगाहें इस समय टिकी हुई हैं। माना यह जा रहा है कि बीजेपी की नई टीम में पार्टी युवा नेताओं को इस समय तरजीह दे सकती है। नितिन नवीन को इसी साल, आपको बता दें कि बीजेपी के अध्यक्ष बनाया गया है और जिसके बाद से नितिन नवीन के नेतृत्व में कई राज्यों में चुनाव हो चुके हैं। तो इस समय की बड़ी खबर यह है कि बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की यहां तैयारी हो रही है। नितिन नवीन की नवीन टीम की घोषणा, कहा जा रहा है कि जल्द हो सकती है। सभी की निगाहें कैसी होगी नई टीम, किन पदों पे नियुक्ति होगी, साथ ही क्या इस बार नए और युवा चेहरों पर किया जाएगा फोकस, इन सभी पर इस समय कयास लगाए जा रहे हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि महिला प्रतिनिधित्व पर जोर होगा, यानी कई महिलाओं की मौजूदगी, रिप्रेजेंटेशन जिसे कहते हैं, वो देखने को मिलेगा संगठन में। क्षेत्रीय सामाजिक संतुलन साधने पर भी हो सकता है यहाँ पर जोर। हमें मालूम है कि आने वाले समय में चुनाव आने वाले हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है। ऐसे में रणनीतिक मजबूती देने की यहाँ कोशिश की जा रही है। संगठन में कैसे और मजबूती लाया जाए और रणनीति में क्या बदलाव किया जाए और आने वाले चुनावों की चुनौतियों को भी कैसे पार किया जाए। ऐसे में नितिन नवीन की नई टीम में क्या इन चेहरों को दी जाएगी तरजीह, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। कहा जा रहा है कि जल्द नितिन नवीन की नई टीम की घोषणा हो सकती है, ऐलान कभी भी हो सकता है और ये कयास लगाया जा रहा है कि नए चेहरों को इस बार शामिल किया जा सकता है नितिन नवीन की नई टीम में। और क्षेत्रीय सामाजिक संतुलन साधने पर भी जोर दिया जा सकता है। चलिए अब सवाल यही उठता है कि नितिन नवीन की जो नवीन टीम होगी, आखिरकार उनमें कौन कौन से वो नाम हो सकते हैं, किन नामों पे इस समय चर्चा चल रही है, खबरें यहाँ तेज हैं और कौन से वो नए चेहरे हो सकते हैं, कहीं ना कहीं उस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। तो जो नए चेहरे हो सकते हैं और पुराने चेहरे भी जो शामिल हो सकते हैं, यानी कि अनुभव के साथ साथ नयापन भी नितिन नवीन की इस टीम में दिख सकता है। ये देखिए वो तमाम नाम है। स्मृति ईरानी को एक बार फिर जोड़ा जा सकता है संगठन की मजबूत भागीदारी में और प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। वही युवा चेहरों की बात करें तो तेजस्वी सूर्या को लाया जा सकता है, दिलीप सेकिया, कविता पाटीदार, वो सभी चेहरे हैं जो नितिन नवीन की नई टीम में कई पदों पर इनको लाया जा सकता है। और श्रीकांत शर्मा, पूनम महाजन और प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन, स्मृति ईरानी, विष्णुदेव शर्मा, अनुराग ठाकुर, सतीश पुनिया, इन सभी को नए पदों पे लाया जा सकता है। और साथ ही साथ तेजस्वी सूर्या, कविता पाटीदार, दिलीप सेकिया, ये वो सभी नाम हैं जिस पर अभी सिर्फ और सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। वो चेहरे हैं जो इस समय खबरों में बने हुए हैं। कहा जा रहा है कि नवीन टीम में ये वो नए चेहरे हैं जिनको शामिल किया जा सकता है और अलग अलग पदों पर इनको बिठाया जा सकता है। आपको पता है कि आने वाले समय में चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव है और साथ ही साथ 2029 में जब आम चुनाव होंगे उसको भी कैसे रणनीतिक धार दी जाए, इसके लिए कहीं ना कहीं एक नई टीम की तैयारी की जा रही है। आपको पता है कि फरवरी में नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे, जिसके बाद से अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो ये जो नया बदलाव होगा, नवीन बदलाव होगा, उससे
कई उम्मीदें लगाई जा रही हैं और आने वाले समय में इनकी जो भागीदारी, इनकी जो भूमिका है वो बढ़ सकती है। ये वो सभी नाम हैं जो इस समय चर्चा में है, जो इस समय खबरों में है। कहा जा रहा है इन नामों में से कई ऐसे नाम हो सकते हैं जिसको नवीन टीम में जगह मिल सकती है। तो ये देख सकते हैं कि स्मृति ईरानी, पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदत्त शर्मा, अनुराग ठाकुर भी पूर्व केंद्रीय मंत्री, सतीश पुनिया, ये वो सभी नाम हैं जो संगठन में इन्होंने एक मजबूत दावेदारी पेश की है, संगठन के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं और अगली खबर रुख करने से पहले ये जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि संगठन में अब बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। सुगबुगाहट तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि कभी भी ये ऐलान हो सकता है और जब नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद ये कयास तेज हो गए थे कि अब नवीन टीम को बदला जाएगा। जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और बीजेपी का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल था और साथ ही साथ कई और राज्यों में भी बीजेपी ने जो प्रचंड जीत हासिल की, उसमें कहीं ना कहीं नितिन नवीन की जो सोच थी, समझ थी और उनकी जो टीम थी उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन अब आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं और जो अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव है और साथ ही संगठन को जो मजबूती देनी है, उसके लिए नितिन नवीन ने अपनी टीम का पूरा खाका जो है वो तैयार कर दिया है और उस खाके में अब कौन कौन वो चेहरे होने वाले हैं इस पर अब सभी की नज़र टिकी हुई है और टीम की घोषणा जल्द हो सकती है। संगठन को मजबूती देने की यहाँ भरपूर कोशिश की जा रही है। साथ ही जो नए चेहरे हैं उस पर इस समय कयास लगाए जा रहे हैं कि नए चेहरों को यहाँ जगह मिल सकती है, यानी अनुभव के साथ जो नयापन है उससे संगठन कहीं ना कहीं एक बैलेंस बना के चलेगा। साथ ही जो क्षेत्रीय सामाजिक समन्वय है उसको भी बांध के चलना है। इसमें संगठन ये जानता है कि कैसे आने वाले समय में किस तरीके से इस समन्वय को बनाकर चलना है और ऐसे में संगठन कहीं ना कहीं अपनी रणनीति तैयार कर चुका है, इस खाका के बारे में तैयार कर चुका है, नामों के बारे में पहले ही मुहर लग चुकी है। अब सिर्फ औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। कहा जा रहा है कि कभी भी किसी भी समय नवीन की जो ये नई टीम है उसकी घोषणा हो जाएगी। तो आपको बता दें कि ये तमाम जो चेहरे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इस समय खबरों में बने हुए हैं। कहा जा रहा है कि नवीन टीम में शामिल हो सकते हैं, इन्हें नई जिम्मेदारी मिल सकती है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 78,000 राशन विक्रेताओं को सोमवार को उपहार देंगे सीएम योगी और आज वो दिन है। राशन वितरण में फीडबैक का नया सिस्टम है और विक्रेताओं का लाभांश 90 से बढ़कर 125 रुपए प्रति क्विंटल होगा। सीधा लिए चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं। निराश्रित भी हैं, गरीब भी हैं और समाज के अन्य जरूरतमंद भी हैं, दिव्यांगजन भी हैं। उन सब के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें शासन की योजना के साथ जोड़ने का कार्य, यानी दुनिया के अंदर शासन की अन्न योजना का जो सबसे बड़ी योजना है दुनिया की, उसमें शासन और जनता जनार्दन के बीच में सेतु का काम अगर कोई करता है तो वह उचित विक्रेता, उचित मूल्य विक्रेता से जुड़े हुए आप सभी फेयर प्राइस शॉप के संचालक करते हैं। हमारा कार्य अगर हमें सम्मान न दिलाए तो कम से कम उस कार्य के कारण हमें अपमान न महसूस हो, ये जरूर हमें ध्यान में रखना चाहिए। 2017 के पहले आप कार्य करते थे,
लेकिन लोग आपको शक की निगाहों से देखते थे, आपका सम्मान नहीं होता था। जो बात यहां पे डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी कह रहे थे, कोटेदार शब्द से ही लोगों को एक चिढ़ सी होने लग गई थी। गलती आपकी नहीं थी, पाप करता था कोई, भुक्तभोगी होता था कोई। उस समय की सत्ता में जो लोग आसीन थे, नियत उनकी खराब थी, उनकी नियत में खोट था। उनके भ्रष्ट आचरण की आंच से आप चाहते हुए भी अपने आप को बचा नहीं सकते थे। और परिणाम क्या होता था? शक की निगाहों से आप देखे जाते थे। और केवल आपके लिए नहीं था, पूरे यूपी में उस समय 20-22 करोड़ की जो आबादी थी वह इसी प्रकार की शक की निगाहों से देखी जाती थी। यानी यूपी के लोग, यूपी का नौजवान, यूपी का व्यापारी, यूपी की बेटियां, यूपी का कोई भी नागरिक अगर उत्तर प्रदेश से बाहर जाता था तो उसको उसी शक की निगाहों से देश देखता था, सम्मान नहीं करता था। ये जो परिवर्तन आया है, ओवरऑल परसेप्शन बदला है यूपी के बारे में। आज मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, 17 के पहले। और अब सीधा लिए चलेंगे आपको भाजपा की प्रेस वार्ता की तरफ। दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण और आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत उपयुक्त विषय दिमागी नक्सल के विषय को उठाया। परंतु हम लोग इस विषय को लेकर आश्चर्य में हैं कि मात्र 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था, वो खुद ब खुद निकलकर सामने आ गया। पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम साहब ने खुद आकर कहा कि उन्हें दिमागी नक्सली होने पे गर्व है। यानी देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा और इतनी तुरंत प्रतिक्रिया हुई कि पूरे देश के सामने आ गया कि किसके दिमाग में नक्सल बैठा हुआ है और वह स्वयं गर्व की अनुभूति करने लगे। तो मैं कांग्रेस पार्टी और पी चिदंबरम साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 13 अप्रैल 2006 को कहा था, मैं कोट कर रहा हूं, It would not be an exaggeration to say that the problem of Naxalism is the single biggest internal security challenge ever faced by our country. अर्थात उन्होंने कहा कि इसको कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे, मगर जिस विवशता के चंगुल में जकड़कर और नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था, यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। मगर देश का एक ऐसा गृह मंत्री है जिसे इसमें गर्व का अनुभव नहीं हो रहा है, उसे इस बात में गर्व का अनुभव हो रहा है कि वह दिमागी नक्सली हैं। तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सही हैं या आज के आपके स्वघोषित दिमागी नक्सली चिदंबरम साहब? और ये पी चिदंबरम साहब वो हैं, इनके लिए क्या कहा जाए,
जिस यूपीए के शासनकाल में पशुपति से लेकर तिरुपति तक रेड कॉरिडोर बना था, 180 से अधिक जिले नक्सलवाद से प्रभावित हो गए थे। दंतेवाड़ा में 2010 में सीआरपीएफ के इतने बड़ी संख्या में 75-76 जवान शहीद हुए और उसके बाद राजधानी के एक नामी गिरामी विश्वविद्यालय में खुशियां मनाई गई। ये होता है दिमागी नक्सली। और इतने बड़े विषय के बाद चिदंबरम साहब के शासनकाल में 5000 से अधिक निर्दोष नागरिकों की मौत हुई। 1913 सुरक्षा बलों के जवान नक्सली अभियानों में शहीद हुए। 180 जिले नक्सल प्रभावित हो गए। 92% से अधिक हथियार जो नक्सलियों के पास थे वो पुलिस के हथियार थे जो लूटे गए थे। और याद करिए 2009 में उस समय प्रमुख नक्सली नेता किशन जी ने कहा था 2030 तक दिल्ली पे हमारा कब्जा होगा, मगर आज वो 180 नक्सल प्रभावी जिले शून्य पर आ गए हैं। मगर उसके बाद भी उन 180 जिलों में भारत में सामंजस्य दिखता था और यहां पर समस्या दिख रही है। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वो दंतेवाड़ा और वो झीरम घाटी जहां पर खून की नदियां बहती थीं, चिदंबरम साहब और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी आंख खोल कर देखिए और कान खोल कर सुनिए, तब आपको वह देश अच्छा लगता था। और आज गृह मंत्री अमित शाह जी के कार्यकाल में यह परिस्थिति बनी है कि बस्तर में लगातार 2 साल ओलंपिक हुए हैं। यह सौहार्दपूर्ण, सकारात्मक और युवा ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता हुआ बस्तर अच्छा नहीं लगता है। अभी मात्र कुछ दिन पहले नेशनल हैंडलूम डे के ऊपर रायपुर में ट्राइबल एरियाज के युवकों के द्वारा हैंडलूम कपड़ों को रैंप पे वॉक किया गया। ये ट्राइबल युवा का यानी ट्राइबल जेनजी का रचनात्मक प्रदर्शन अच्छा नहीं लगता था और वो अच्छा लगता था। ये है दिमागी नक्सल जो इन लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। और इतना ही नहीं, इस समय 1800 से अधिक बैंक की ब्रांचें खुलना उस क्षेत्र में, 1200 से अधिक एटीएम खुलना, 6000 से अधिक मोबाइल के टावर लगना ताकि राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ वो विकसित हो जाएं, 22 लाख लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड उपलब्ध हो जाना ताकि वह युवा अपनी ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग कर सके। यह दृश्य जिसको खराब लगता है वो वास्तविकता में दिमागी नक्सल है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से और चिदंबरम साहब से यह भी पूछना चाहता हूं कि आप वही है ना जिसने वित्त मंत्री के रूप में कहा था कि भारत में तो डिजिटल ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता, और सदन के पटल पे बोला था। और आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 का देश है। जिसकी सोच ऐसी है वो है दिमागी नक्सल। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, वो लोग जो कहते हैं कि संसद से समाधान नहीं निकलेगा, सड़क से समाधान निकलेगा, वो है दिमागी नक्सल। जो ये कहते हैं कि संसद में डिस्कशन से नहीं रेजिस्टेंस से चीजें तय होंगी, वो है दिमागी नक्सल। और ये यूपीए सरकार की सुपर कैबिनेट नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य रह चुके हैं। इसलिए हम यह भी बताना चाहते हैं कि वो कालखंड जब इस देश में इतनी विपरीत परिस्थितियां थीं और आज एक सकारात्मक वातावरण बना है ट्राइबल एरियाज में, वह जिसको सही नजर नहीं आ रहा है वो वास्तविक अर्थों में दिमागी नक्सल है। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि एक दौर में जब भारत में इतने जिले प्रभावित थे, वो तो अपनी जगह की बात है, उससे बड़ी बात यह है कि भारत के तमाम विश्वविद्यालयों में बैठकर उनको नैतिक और बौद्धिक समर्थन दिया जाता था। वो लोग वास्तविक अर्थों में दिमागी नक्सल हैं, जिन्हें
गांधीयंस में गन नजर आती हैं, जिनको नक्सली, जिनको गांधीयंस विद गन कहते हैं, यानी कहां महात्मा गांधी जो अहिंसा के प्रतीक, और कहां माओवादी जो कहते पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, जो नक्सलियों को गांधीयंस विद गन कहे और उन नक्सलियों को अपनी भारत जोड़ो यात्रा में साथ में रखे, उन राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, यह है वास्तविकता में दिमागी नक्सल। और इसीलिए हम यह भी कहना चाहते हैं कि चिदंबरम साहब हो या कांग्रेस पार्टी, ये वही लोग हैं जिनको एक विशेष प्रकार की चीज में अलग लगाव नजर आता है और दूसरे प्रकार की चीज में दुराव नजर आता है। मैं उदाहरण के लिए बोलना चाहता हूं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्वायरमेंट के लिए काम करने वाले उन लोगों को सम्मानित किया है, जैसे कर्नाटक की रानी गौड़ा जिन्होंने 1 लाख से अधिक वृक्ष लगाए, एक अन्य कर्नाटक की महिला जिनको वृक्ष माता कहा जाता है, और याद करिए वो आई थी पद्म अवार्ड लेने नंगे पैर राष्ट्रपति भवन में। मगर ये लोग इन्वायरमेंटलिस्ट नजर नहीं आते थे, जो लोग एयर कंडीशन कमरों में दिल्ली में बैठकर और भारत चीन सीमा के ऊपर होने वाले भारत की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को रोकने का काम करते थे, वो लोग इन्वायरमेंटलिस्ट नजर आते थे। और जो ये कहता था, जो सरकार ये कहती थी कि हमारी तो दशकों से स्थापित नीति है कि होना ही नहीं चाहिए सीमा के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो है दिमागी नक्सल। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि संयोग देखिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस पे बोला था, और आज नागपंचमी आते आते ये जितना दिमागों में जहर था वो सब पूरे दिमाग से उजागर होकर उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि हम क्या हैं। तो मैं सिर्फ अंत में यह कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकेत दिया है यह बहुत सहज और स्वाभाविक है। इसके लिए किसी को दिमाग पे जोर लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंख खोलकर देखने की जरूरत है, उसे दिखाई पड़ेगा कि दिमागी नक्सल कौन है। दिमागी नक्सल वो है जिसको हाफिज में साहब नजर आता है, याकूब मेनन में जुडिशियल किलिंग नजर आती है, जिसको ओसामा में जी नजर आता है, जिसको जाकिर नायक में शांति का मसीहा नजर आता है, जिसको इशरत जहां में बेटी नजर आती है, बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान नजर आता है, और भारत के सेना अध्यक्ष में सड़क छाप गुंडा नजर आता है। यह है वो दिमागी नक्सल। और आज हर भारतीय को इस चीज को सिर्फ आंख खोलकर देखने की जरूरत है और कान खोलकर समझने की जरूरत है। स्वतः समझ में आ जाएगा। और उन लोगों ने जब स्वयं स्वीकार कर लिया है तो हमें लगता है अब किसी प्रकार का कोई संदेह या किंतु परंतु किसी देशवासी के मन में नहीं रह गया है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस हो गई है, तो अब उन्होंने खुद कह दिया है कि वो सिर्फ मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस नहीं बल्कि दिमागी नक्सल कांग्रेस भी हो गई है। ये उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया है। मित्रों, इस विषय से जुड़े सभी प्रश्न आमंत्रित हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे। भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन रहे थे, जहां बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे। आपको बता दें कि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नक्सलवाद अब आखिरी सांसें गिन रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ दिमागी नक्सली हैं जो कहीं ना कहीं पनप रहे हैं। ऐसे में सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने खुद ये स्वीकारा है कि वो दिमागी नक्सली हैं, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि नक्सलवाद देश के लिए खतरा है। लेकिन यहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह की कैबिनेट में जो नक्सलवाद को पनपने देते थे, उस तरीके की कैबिनेट डॉक्टर मनमोहन सिंह की थी। इसके साथ उन्होंने कहा कि पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान कितना नक्सलवाद फला फूला था, लेकिन हमने देखा कि भारत सरकार जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है, उसमें नक्सलवाद यानी कि लाल आतंक जो है वो अब आखिरी सांसें गिन रहा है। और साथ साथ पुनर्वास
के जरिए, कई नीतियों के जरिए उन्हें मुख्य धारा में भी लेकर आया जा रहा है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे रांची छात्र आंदोलन की। की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद 11 बजे लाइव हर खबर पर नजर में एक बार फिर आपका स्वागत। और अब खबर है रांची छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई। JPSC JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन 25 जुलाई से जारी है और आज ये 24वें दिन में है। छात्रों का धरना मुख्य रूप से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से चल रहा है और छात्रों की प्रमुख मांगों में JSSC CGL 2024 और विवादित JPSC परीक्षाओं को रद्द करना और मामले की CBI जांच शामिल है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 2 बजे सरकार के साथ आर पार की बात आज होने वाली है। हमने देखा है कि पिछली कुछ वार्ताएं हुई जिसमें 7, 8 और 9 अगस्त को सरकार के ने कमेटी गठित की थी, छात्रों का प्रतिनिधिमंडल बना था और उन्होंने सरकार के साथ वार्ता की थी। कुछ मांगों पर बात सहमति बन गई थी, लेकिन कुछ मांगे छात्रों ने कहा था कि हम अड़िग हैं कि इन मांगों को सरकार को मानना चाहिए, जिसको लेकर गतिरोध लगातार बरकरार रहा और कहीं ना कहीं बीते कुछ दिनों में हमने देखा कि संवाद जो था वो टूट गया। आपको लिए चलते 10 अगस्त को जहां विधानसभा मार्च की तरफ लाखों की तादाद में रांची में हमने देखा था कि एक हुजूम आया था और विधानसभा की तरफ उन्होंने मार्च किया था। इसके बाद हमने देखा कि 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा और कल हमने देखा कि कैसे पुतला दहन किया गया और 20 अगस्त को अब प्रस्तावित है कि CM आवास का घेराव होगा। लेकिन अब सभी की निगाहें इस बात पर है कि क्या संवाद जो है उसके जरिए आज जो गतिरोध है वो टूट पाएगा या नहीं। सरकार क्या इन छात्रों की मांगों को मान लेगी या अब क्या ये आर पार की लड़ाई और आगे बढ़ेगी। हमने देखा है कि ये 24वें दिन में प्रवेश कर चुका है। बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो छात्र भूख हड़ताल पर हैं उनकी भी तबीयत लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है। आज सुबह भी हमने देखा कि जयपाल मुंडा स्टेडियम में कुछ महिला हैं जो भूख हड़ताल पर हैं, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है। ऐसे में अब सरकार की तरफ से एक बार फिर ये कोशिश की गई है कि संवाद के जरिए इन छात्रों के साथ बात की जाए और वार्ता के जरिए कुछ हल निकाला जाए, इसका समाधान निकाला जाए, जिसको लेकर छात्र अपनी मांगों पर अड़िग हैं। मांगों में लगातार हम देख रहे हैं कि JSSC CGL 2024 की जो परीक्षा है उसको रद्द करने की मांग ये छात्र लगातार कर रहे हैं। इस बार जो ये संवाद हो रहा है उसमें कानूनी सलाहकारों को शामिल किया गया है। पिछली बार ही हमने देखा था कि मीडिया कर्मियों को भी इसमें शामिल किया गया था। स्टेट हाउस में ये पूरी वार्ता होने वाली है। 18 अगस्त तक अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो छात्रों ने अल्टीमेटम दिया है कि वो फिर 20 अगस्त को CM आवास का घेराव करेंगे। यहाँ क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आइए आपको वो सुनवाते हैं। माननीय राज्य सरकार ने एक वार्ता का प्रस्ताव दिया है, तो अगर इसमें छात्र जो अपने डेलीगेशन में 2-3 विधिक सलाहकारों को भी शामिल कर सकते हैं और मेरी भी यही अपील है छात्रों से कि वो इस वार्ता का पद जो है उसको एक्सेप्ट करें और वार्ता करें। तो यही कोशिश कि छात्र जो है
वो संवाद के लिए आए और सरकार के साथ जो प्रतिनिधि मंडल है उसके साथ वार्ता करें और जो भी इसमें समाधान निकल सकता है वो समाधान निकाला जाए, क्योंकि अब ये आंदोलन 1 महीने के करीब पहुंचने वाला है और ये आंदोलन कहीं ना कहीं अब जन आंदोलन में बदल चुका है। वार्ता से पहले आंदोलनकारी छात्र नेताओं ने ये साफ कर दिया है कि उनकी मंशा साफ है, वो अपने मांगों पर अड़िग हैं और वो टस से मस नहीं होने वाले हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि छात्र यहाँ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि चिंगारी बन सकती है, ये आग, ये जो चिंगारी है, ये जो लौ है जो उनमें जग रही है, वो कहीं ना कहीं अगर नहीं मानी गई तो वो आग में तब्दील हो सकती है। हम पीछे नहीं हटेंगे, ये साफ तौर पर कहना है छात्रों का कि अब जब हमने आंदोलन शुरू किया है तो ये आंदोलन अब तभी थमेगा जब सरकार हमारी 100% मांगों को मान लेगी। आंदोलन दबाने की आशंका यहाँ छात्रों ने जाहिर की है कि कहीं ना कहीं इसको तोड़ने की, बांटने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन यहाँ छात्र जो है वो एकजुट नजर आ रहे हैं। चलिए ये तीनों प्रतिक्रियाएं आपको एक साथ दिखाते हैं। 14वां दिन है आज भूख हड़ताल का। स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई है, तबीयत ज़्यादा बिगड़ रहा है, लगता नहीं है कि ज़्यादा दिन जिंदा रह पाएंगे, लेकिन इस लड़ाई में मजबूती से आखिरी सांस तक इस देश, इस वतन, इस राज्य के लिए हम मर जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। इसे सरकार से हम यही कहना चाहेंगे, आप अभी भी हमारे बारे में कुछ सोचिए, और नहीं तो बच्चे जिस तरह से धीरे धीरे उग्र होते जा रहे हैं, आपको पता नहीं ये चिंगारी कब आग बन जाएगी। अब देखना यह है कि सरकार की मंशा कितनी है, हमारी मांगों के प्रति कितनी गंभीर है सरकार वास्तव में समस्या का समाधान चाहती है, या जिस प्रकार से खबरें कुछ जो चल के आ रही थी कि सरकार हमारे कुछ साथियों के साथ प्रलोभन या दबाव, ऐसी कुछ स्थिति उत्पन्न हो रही थी जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि सरकार साजिश कर रही है आंदोलन को कमजोर करने का। तो इससे थोड़ा शंका तो होती है कि सरकार की मंशा कितनी सही है। बिल्कुल वार्ता हम लोग करेंगे, और हमारी ये प्रस्ताव है कि इस आज के वार्ता में माननीय मुख्यमंत्री जी हो, और हमारी जो मांगे हैं वो तटस्थ है, उससे हम लोग कोई कंप्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। हमारी मांगे जो है सो जैसे सीजीएल रद्द हो, उसमें सीबीआई जांच हो, टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितनी भी एग्जाम ली गई है रद्द हो, उसमें सीबीआई जांच हो। इन तमाम मांगों से हम लोग कोई समझौता नहीं करेंगे। तो छात्रों की यहाँ आपने पीड़ा सुनी, वो कह रहे हैं कि लगातार अब ये आंदोलन जो है वो उग्र हो सकता है। अभी तक तो ये गांधीगिरी के लिहाज से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सरकार ने मांगे नहीं सुनी तो अब छात्र अपनी रणनीति को कहीं ना कहीं बदलाव देंगे। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि JLKM पार्टी के नेता देवेंद्र नाथ महतो ने 2 बजे होने वाली इस वार्ता पर कहा है कि सरकार वार्ता से छात्रों को संतुष्ट करे, और हम चाहते हैं कि एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था आए जो आने वाले समय में छात्रों को ऐसा संघर्ष ना करना पड़े। हम चाहते हैं कि एक एजुकेशन सिस्टम ऐसा सिस्टम आए जो आने वाले पीढ़ी युग युग तक, जो अभी पहला, दूसरा, तीसरा क्लास में है या स्कूल में पढ़ रहे हैं या +2 में पढ़ रहे हैं, वे छात्र जब प्रतियोगी परीक्षा को फेस करें तो उनको ऐसा संघर्ष न करना पड़े, पेपर लीक और धांधली और पैरवी का सामना न करना पड़े। ऐसा शिक्षा व्यवस्था पर सहमति बने। तो यहाँ छात्र जो भूख हड़ताल पर कई दिनों से बैठे हुए हैं, उनकी हालत लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है। कई अस्पताल में एडमिट है तो कई जयपाल मुंडा स्टेडियम से लगातार इस अनशन को आगे बढ़ा रहे हैं। 2 मांगों पर सबसे बड़ा गतिरोध इस समय दिखाई दे रहा है। ये जो 2 मांगे हैं उसमें छात्रों के मुताबिक फिलहाल ये सबसे अहम है, और वो ये है कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों में जो हुई है उसकी सीबीआई जांच हो। अभी सीआईडी जांच हो रही है, लेकिन छात्र ये कह रहे हैं कि ये सीबीआई जांच के दायरे में आना चाहिए। साथ ही JSSC CGL परीक्षा जो 2024 में हुई थी उसको रद्द करने की मांग पर भी यहाँ छात्र डटे हुए हैं। आपको बता दें कि 9 अगस्त को जो पिछली वार्ता हुई थी वहां कोई समाधान नहीं निकल सका था, यानी कि जो संवाद था वो बेनतीजा रहा था। अब
सभी की निगाहें आज 2 बजे जो वार्ता होने वाली है उस पर टिकी हुई है कि ये जो 2 प्रमुख मांगे हैं इन छात्रों की, उसको लेकर सरकार क्या समाधान निकालती हुई नजर आती है। इन मुद्दों पर आगे किस तरीके से स्थिति बदलेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। छात्र प्रतिनिधियों का कहना है कि वे बातचीत के जरिए समाधान चाहते, लेकिन अपनी प्रमुख मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ जो और मांगे हैं वो बताते हैं। यानी कि ये जो 2 प्रमुख मांगे, इस पर तो छात्र डटे हुए हैं, जिसको लेकर आज ये सरकार से बातचीत करेंगे। लेकिन कुछ और जो मांगे हैं वो भी आपको बताते हैं। अगर दूसरी मांगों की बात करें तो उसमें जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करना शामिल ही है। 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षाएं रद्द करने की भी यहाँ छात्र मांग कर रहे हैं। इसके साथ वार्षिक भारतीय कैलेंडर लागू हो, रिटायर्ड जजों से जांच कराई जाए और सीबीआई जांच, ये और भी प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर छात्र अपनी जो मांगे हैं उसको लेकर डटे हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ छात्र ये चाह रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसी जो परीक्षाओं में गड़बड़ियां अब तक आई हैं जिससे छात्रों का भविष्य कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान पर खड़ा हुआ है, ऐसे में आगे आने वाले समय में छात्रों का जो भविष्य है वो सुरक्षित रहे। इसी वजह से ये छात्रों का जो आंदोलन है वो 24वें दिन आ चुका है। करीब करीब 1 महीना होना को ये पूरा होने वाला है जब छात्र अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। और ये छात्र ये कह रहे हैं कि अगर सरकार 18 अगस्त तक अब इन मांगों को नहीं मानती है तो वो अल्टीमेटम देते हैं। चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। और अगली खबर वो खबर है जिस पर सभी की निगाहें इस समय टिकी हुई हैं। आखिरकार बीजेपी के नितिन नवीन की नई टीम में कौन होगा, ये जल्द ऐलान किया जा सकता है। आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की जो नई टीम है उसका ऐलान अब कभी भी हो सकता है। मुहर लग चुकी है उन सभी नामों में, औपचारिक घोषणा होना बाकी है। माना जा रहा है कि बीजेपी की नई टीम में पार्टी युवा नेताओं को तरजीह दे सकती है। नितिन नवीन को इसी साल बीजेपी के अध्यक्ष बनाया गया था, जिसके बाद नितिन नवीन के नेतृत्व में कई राज्यों में चुनाव हो चुके हैं। और खासकर बात करें पश्चिम बंगाल की तो प्रचंड जीत यहाँ बीजेपी को मिली और पहली बार बीजेपी ने यहाँ सरकार बनाई। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस समय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, इस समय अगर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं तो ये कि नितिन की नवीन टीम में कौन होगा। कहा जा रहा है कि इस बार युवाओं को जगह मिल सकती है और आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों या पंजाब के हों या फिर आम चुनाव जो 2029 के लिए है, उसमें ये टीम एक मजबूत भागीदारी निभाएगी। देखिए, दर्शकों को बताना चाहूँगा कि एक बड़ी खबर आ रही है कि जो नितिन नवीन की टीम है, यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की टीम को शीर्ष स्तर पर विचार विमर्श के बाद मंजूरी मिल चुकी है और अब उनकी टीम के नाम का ऐलान बाकी है। जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में हम जानते हैं जैसे कि एक संगठन महामंत्री का पद होता है जो BL संतोष के पास है, वो उस पद पर बने रहेंगे। 2 सह संगठन मंत्री होते हैं जिसमें सौदान सिंह का नाम है, वो भी रिपीट होंगे। सबसे ज्यादा निगाह इस बात पर है कि महासचिव कौन कौन रिपीट होने जा रहा है और कौन नया महासचिव होगा। देखिए, बीजेपी में मौजूदा समय में अगर आप महासचिव की बात करें तो उसमें विनोद तावड़े हैं, सुनील बंसल हैं, राधा मोहन दास अग्रवाल हैं, दुष्यंत गौतम हैं, अरुण सिंह हैं। इसमें मेरी जानकारी ये है कि संभवतः कम से कम 2 महासचिव रिपीट होने जा रहे हैं, यानी सुनील बंसल और विनोद तावड़े, वो फिर से महासचिव की जिम्मेदारी उनको दी जाएगी और नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। वो कौन से होंगे इस पे निगाहें होंगी। तो कहा जा रहा है कि संगठन में राष्ट्रीय सचिव के स्तर पर युवा नेता जो काम कर चुके हैं, जो राज्यों का प्रभार ले चुके हैं, उनको महासचिव बनाया जा सकता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश से हरीश द्विवेदी का नाम बहुत चर्चा में है, वो महासचिव पद की जिम्मेदारी में आ सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक और बात है कि जो महासचिव पद से मुक्त किए जा रहे हैं उनमें से कुछ को जिम्मेदारी दी जा सकती है बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर, जैसे कि राधा मोहन दास अग्रवाल हैं, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। बीजेपी में अपेक्षाकृत जो वरिष्ठ नेता होते हैं, जो उम्र के एक पड़ाव से एक तरह से कहें कि वरिष्ठ हो जाते हैं, उनको हम देखते हैं कि कई बार उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाती है, तो उसमें हम देखेंगे कि कई अनुभवी नेताओं को समायोजित किया सकता है, उनको जगह दी जा सकती है। नई टीम में ये बात स्पष्ट तौर पर बताई गई है कि बेहद संतुलन होगा और सबसे खास बात यह है कि जो 33% संगठन में आरक्षण है वो सिर्फ बीजेपी कार्य समिति में नहीं दिखेगा, आप बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में प्रमुख पदों पर भी वो देखेंगे। यानी कि तेज तर्रार महिला चेहरा को राष्ट्रीय
में स्तर पर बड़े पदों शैलेंद्र, पर इसमें जिम्मेदारी दी पूनम जाएगी। महाजन, प्रवक्ताओं में स्मृति महिलाओं ईरानी की संख्या कहीं बढ़ाई ना जाएगी। कहीं ये प्रमुख संकेत दिया दावेदारों है। में से मानी जा रही हैं। ये देखिए, जो मेरे संकेत बता रहे हैं कि पूनम महाजन को राष्ट्रीय टीम में जगह मिलने जा रही है, ऐसी जानकारी दी गई है। स्मृति ईरानी का बहुत नाम चर्चा में है, चूंकि वो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुकी हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं, और कहा जा रहा है कि उनकी वापसी, दमदार वापसी संगठन में हो सकती है। इसके अलावा तमाम महत्वपूर्ण चेहरे हैं। बीडी शर्मा का नाम है, जो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं मध्य प्रदेश के। वो कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय टीम में उनको लाया जाएगा, उन्हें महासचिव बनाया जा सकता है। आप उत्तर पूर्व की बात करें तो वहां से संबित पात्रा, जो उत्तर पूर्व के संयोजक हैं, उनको राष्ट्रीय महासचिव की दावेदारी के तौर पर कहा जा रहा है कि उन्हें बनाया जा सकता है। उड़ीसा से आते हैं, तो दो राज्यों, एक तरह से कहें तो दो क्षेत्रों की एक नुमाइंदगी हो जाएगी, क्योंकि मौजूदा समय में वो उत्तर पूर्व के संयोजक हैं। इस तरह से आप देखें कि पश्चिम और दक्षिण भारत से आप कई महत्वपूर्ण चेहरे देखेंगे। चर्चा बहुत हो रही है हिंदी पट्टी राज्यों की, लेकिन कुछ और चेहरे जो पश्चिम भारत यानी महाराष्ट्र से, गुजरात से और दक्षिण भारत से, वो राष्ट्रीय टीम में जगह पाएंगे। तो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। युवा चेहरों को प्राथमिकता मिलने जा रही है, और कोशिश ये है कि जो औसत उम्र है बीजेपी की राष्ट्रीय टीम की, वो 60 से नीचे हो। यानी आप खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 45 वर्ष के हैं, तो कोशिश यही है कि जो युवा चेहरा एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर सामने रखा गया है, तो अपेक्षाकृत जो टीम है, वो मौजूदा जो टीम है उसके मुकाबले ज़्यादा युवा नजर आए, लेकिन कुछ अनुभव को भी जगह दी जाएगी, जैसे कि सुनील बंसल और विनोद तावड़े के नाम सामने आ रहे हैं। इसके अलावा हम बहुत चेहरे चर्चा में सुन रहे हैं। सरोज पांडे का नाम सुन रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ से आती है, बीजेपी के एक प्रमुख चेहरे के तौर पर जानी जाती है। इस तरह से तमाम अन्य नाम हैं। तेजस्वी सूर्या, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या उनको जगह मिलेगी? उत्तराखंड से कहा जा रहा है कि एक तेज तर्रार महिला युवा चेहरा को राष्ट्रीय टीम में राष्ट्रीय सचिव बनाया जा सकता है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कुछ प्रमुख चेहरे जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, उनको राष्ट्रीय टीम में, मुख्य टीम में जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रीय सचिव स्तर के तमाम नेता जो काम कर चुके हैं, उनको ओहदा उनमें से कुछ नेताओं को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन तो सबसे बड़ी नजर है वो इस बात पर है कि नई एंट्री क्या होगी। क्या कुछ ऐसे चेहरों को आगे बढ़ाया जाएगा जो अभी संगठन में उतना अनुभव नहीं रखते हैं, या हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं? कुछ ना कुछ तो है शैलेंद्र, सरप्राइज फैक्टर निकल कर आएगा। बीजेपी में लगातार हमने देखा है कि कोई ना कोई एक सरप्राइज फैक्टर होता है, जो एक जिसकी घोषणा जब होती है तो सभी उसके बारे में उनका खबरें जो है वो तेज हो जाती है। लेकिन जब से नितिन नवीन की नियुक्ति हुई है, हम देखें उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि नवीन की टीम में बदलाव होंगे, और ये जो संगठनात्मक मजबूती है उसको कहीं ना कहीं और धार देने की कोशिश की जाएगी। अब जिस तरीके से हमने देखा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, बहुत अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का रहा है। अब आने वाले समय में भी विधानसभा चुनाव होने, उसको भी धार देनी है, मजबूती देनी है। ऐसे में कितनी मजबूत दिख रही है इस समय संगठन? देखिए भावना, ये जो राष्ट्रीय टीम है, ये दरअसल 2029 और उसके आगे की बीजेपी का लक्ष्य रखकर ये टीम घोषित की जाएगी। प्रदेश स्तर पर हम जानते हैं कि प्रदेश की टीम घोषित होती रहती है। उत्तर प्रदेश में जब पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके बाद हाल ही में हम जानते हैं कि उनकी टीम में तमाम युवा चेहरों को जगह दी गई है। वो एक फैक्टर होता है कि राज्यों में चुनाव है, वहाँ से कुछ चेहरों को राष्ट्रीय टीम में तरजीह मिल सकती है। लेकिन 2029 और उसके बाद की बीजेपी कैसी हो, कैसे युवा चेहरों को राष्ट्रीय राजनीति में और प्रमुखता जगह दी जाए बीजेपी की राजनीति में, उस पर बहुत जोर होगा। क्योंकि भविष्य की बीजेपी के जो चेहरे हैं वो इस राष्ट्रीय टीम में नजर आ सकते हैं, और इसलिए सबसे ज्यादा निगाहें उन चेहरों पर हैं जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा पे चुपचाप अपना काम करते रहे, जो काम उन्हें मिला है उसको बखूबी निभाते रहे हैं, और बिना ज़्यादा चर्चा के, बिना ज़्यादा बयानबाजी के वो अपने दायित्व का निर्वहन करते रहे। तो इस तरह से उन चेहरों पर भी निगाहें होंगी, क्योंकि चर्चित चेहरे तो सब जानते हैं, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं या फिर संगठन में लंबा अनुभव है, उनमें से कई सारे चेहरों को रिपीट किया जा सकता है। लेकिन वो कौन से चेहरे होंगे जो जिनको पार्टी ने खोजा है, जिनको पार्टी ने रिसर्च किया है, जिन पर पार्टी भविष्य में भरोसा करने जा रही है? कहा जा रहा है कि ऐसे 1 दर्जन चेहरे राष्ट्रीय सचिव के स्तर पर या फिर मुख्य प्रवक्ता की टीम में लाए जा सकते हैं, या फिर प्रभारी के तौर पर। उन चेहरों पर निगाहें होंगी, क्योंकि भविष्य की बीजेपी में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। इसीलिए बीजेपी की इस राष्ट्रीय टीम की बहुत चर्चा है। जब नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे
तब शायद ही किसी ने सोचा था कि नितिन नवीन राष्ट्रीय स्तर पर आकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे और उनके नेतृत्व में बीजेपी आगे बढ़ेगी। उस तरह के कई चेहरे आप देखेंगे जो राष्ट्रीय टीम में जगह पाते हुए नजर आएंगे, उन चेहरों पर निगाह होगी। फिलहाल उस पर कयासबाजी करना बिल्कुल उचित इस नहीं। नवीन टीम में कौन कौन होगा, किसको मिलेगी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और कैसे संगठन को यहां मजबूती मिलेगी, आप तमाम इन खबरों पर अपडेट आगे भी देते रहिएगा शैलेंद्र। फिलहाल इन जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। आइए अब अंतर्राष्ट्रीय खबर का रुख कर लेते हैं और हाल ही में स्पेन के उत्तरी अफ्रीकी इलाके सिवेटा में दाखिल हुए सैकड़ों प्रवासियों ने शहर के एक मशहूर बीच पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने स्पेन के अधिकारियों से मांग की कि उन्हें मोरक्को वापस भेजने के बजाय शरण दे दी जाए। ये उन अनुमानित 5,000 से 8,000 लोगों में से थे जो 2 हफ्ते पहले सीमा पार करके बड़ी संख्या में आए लोगों के बाद सिवेटा में ही रह गए। उस समय लगभग 80,000 की आबादी वाले इस छोटे से इलाके में 72,000 से ज्यादा लोग घुस गए थे और ज्यादातर लोग बाद के दिनों में अपनी मर्जी से वापस चले गए। जो बचे हैं अब किसी भी हालत में वापस जाने के लिए तैयार हैं। तो स्पेन के सेउटा से ये बड़ी खबर जहां प्रवासियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और साथ ही आपको बता दें कि समंदर किनारे संघर्ष की ये तस्वीरें जहां आप देखेंगे वहां बेघर लोगों की पुकार सुनाई दे रही है। वो कह रहे हैं कि हमें वापस मत भेजो, हम नहीं जाना चाहते क्योंकि हम थक चुके हैं, हमें यहाँ शरण दे दो, इसका एक समाधान निकाल दो। और बेघर लोगों की ये पीड़ा साफ तौर पर सुनाई दे रही है ये सिवेटा शहर से, जहाँ शरण की तलाश में ये प्रवासी अपनी गुहार लगा रहे हैं सरकार से और समंदर किनारे बैठे हुए हैं। ये नहीं चाहते कि इन्हें वापस उनके देश भेजा जाए और ये बेबसी में रहने के लिए इस समय मजबूर हैं। तो जहां आपने तस्वीरें देखी, सरहद पार से अब शरण की आस लगाए बैठे हैं ये प्रवासी। करीब 72,000 लोगों ने की थी सीमा पार। आपको बता दें बीते कुछ दिनों में हमने ये तस्वीरें देखी थी कि कैसे ये सीमा पार करके आ गए थे और उसके बाद बॉर्डर पे चौकसी बढ़ा दी। ज़्यादातर लोग भेजे गए वापस। चलिए तस्वीरें के जरिए आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बस्तियों में रहने को मजबूर हैं ये प्रवासी। अभी समंदर किनारे इन्होंने कुछ ऐसा अपने ही टेम्परेरी कुछ शेल्टर्स बना लिए हैं जहां ये रह रहे हैं और ये सरकार से गुहार लगा रहे हैं, स्पेन की सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें वापस ना भेजा जाए। एल ट्रैम्पोलिन बीच पर ये प्रवासी डटे हुए हैं, मुश्किल हालात में रहने को मजबूर हैं। और आपको बता दें कि यूरोप के मुख्य हिस्से में जाने का इंतज़ार है क्योंकि स्पेन के सिवेटा ये स्पेन में आता है, यूरोप में आता है। ऐसे में ये चाहते हैं कि इनको यहाँ रोज़गार मिल जाए और ये यूरोप के मुख्य धारा में शामिल हो जाए। तो ये तमाम प्रवासी जो 72,000 के करीब आए थे के सीमा पार करके समंदर के रास्ते ये आए थे, कई लोग इसमें हताहत भी हुए थे। ऐसे में हमने देखा है कि इसमें से कुछ ऐसे प्रवासी हैं जो बिल्कुल भी अब जाने को तैयार नहीं हैं और ये गुहार लगा रहे हैं कि हमें यहीं शरण दे दीजिए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बेहद मुश्किल हालात में रहने को मजबूर हैं ये। इनके पास ना कोई घर है और जो ये परिवार लेकर आए हैं वो परिवार अब ये वापस लेकर जाना नहीं चाहते क्योंकि ये तमाम मुश्किलों से निकल कर आए हैं। अब ये चाहते हैं कि इन्हें सिवेटा में ही शरण दे दी जाए। स्पेन का बहुत ही छोटा हिस्सा है ये सिवेटा जहां ये इस समय समंदर किनारे रहने को मजबूर हैं। हमारे संवाददाता अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। अक्षय, एक बार फिर से चौकसी बढ़ा दी गई है। हमने देखा है कि किस तरीके से बॉर्डर पे चौकसी बढ़ गई है, लेकिन अभी भी कई तादाद में जो प्रवासी हैं यहाँ डटे हुए हैं, वापस अपने देश जाना नहीं चाहते। तो स्पेन की सरकार अब क्या रणनीति लेती हुई नजर आ रही है, उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? तौर पे अगर स्पेन की सरकार की बात की जाए तो उन्होंने साफ मना कर दिया है कि जो ये शरणार्थी क्वेटा में घुस आए हैं उन्हें शरण नहीं दी जाएगी। और इसके पीछे एक बड़ा कारण है भावना। अगर देखा जाए तो जिस संख्या में क्वेटा में लोग आए हैं उस क्वेटा की खुद की अगर एक तरह से पॉपुलेशन की बात की जाए तो तकरीबन 80,000 है। उसी संख्या में लोग वहां पर आ गए तो इतने रिसोर्सेज भी वहां पर नहीं है कि इन सभी लोगों की मदद हो पाए। अब देखिए इनके क्वेटा में घुसने के पीछे कारण क्या है। क्वेटा अफ्रीका में अगर देखा जाए तो स्पेन का गेटवे माना जाता है, यानी कि स्पेन ने जब अपनी कॉलोनीज को सरेंडर किया था, आजाद किया था, उसमें एक छोटा सा हिस्सा अपने पास रख लिया था ताकि एक तरह से पोर्ट उनके पास रहे और समुद्री एक तरह से इस रीजन में भी समुद्र के पास उनके पास एक ऐसा क्षेत्र रहे जहां से वो समुद्र को कंट्रोल कर पाए। अब अगर बात की जाए तो इन लोगों के आने के कारण क्या है इनके पीछे, तो ये है कि मोरक्को से ज्यादातर लोग यहाँ पर घुस आए हैं ताकि
जो यूरोपियन लॉज है इमिग्रेशन की, उसके तहत इन लोगों को बाहर ना निकाला जा सके और उन्हें किसी तरह से यूरोपियन सिटीजनशिप मिल जाए। स्पेन की सिटीजनशिप मिलने के बाद में भी लोग यूरोप के किसी भी देश में जाकर वहां पर सेटल हो सकते हैं। तो इसी वजह से हमने देखा था कुछ हफ्ते पहले इटली ने स्पेन के लोगों के ऊपर एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया था कि स्पेन से आने वाले लोगों की एक तरह से स्ट्रिक्ट चेकिंग की जाएगी, जांच की जाएगी इससे पहले कि उन्हें इटली में आने दिया जाए, क्योंकि डर यही है कि जिस तादाद में लोग क्वेटा में घुस रहे हैं उसके बाद में अगर वहां के कानून की बात करें तो अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करें तो वहां का कानून क्या कहता है? क्या किसी भी स्थिति में इनको वहां शरण दी जा सकती है? देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी जंग से ये लोग भाग कर आए हैं या फिर कोई किसी तरह से कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से ये लोग भाग कर आए। ये लोग भाग कर आए हैं एक बेटर लाइफ के लिए। ये भाग कर आए हैं कि इनको यूरोपियन सिटीजनशिप मिले, स्पेन की सिटीजनशिप मिल जाए और एक तरह से देखा जाए तो जो एक तरह से ह्यूमैनिटेरियन लॉज है उनका काफी सख्ती से पालन यूरोपियन संघ करवाता है और इसी कारण से लोगों को पता है कि ये लूप होल है। कई बार हमने देखा है कि लोग अपने देश छोड़ कर बिना किसी वजह से भी कई बार बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के लिए यूरोप में घुस जाते हैं, उसके बाद उन्हें बाहर नहीं निकाला जाता और एक तरह से फिर वो नेचुरलाइज हो जाते हैं। और इसी के खिलाफ हमने देखा है कि यूरोप में भी एक तरह से जो दक्षिणपंथी पार्टियां हैं उनका एक तरह से सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि लोग वहां पर भी त्रस्त आ चुके हैं कि कई बार अरब देशों की बात की जाए तो वहां से लोग, लीबिया की बात की जाए, अफ्रीका की बात की जाए तो वहां से लोग भाग भाग कर यूरोपियन देशों में आके किसी तरह से घुस जाते हैं, चाहे वो वैध हो या अवैध तरीका। और अगर ये एग्जाम्पल सेट कर दिया जाए कि इन लोगों को शरण दे दी गई है तो आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले सालों में क्या होगा ये कि इसी तरह से लोग अपनी जान को खतरे में डालकर भी किसी तरह से क्वेटा में घुसने की कोशिश करेंगे ताकि उन्हें भी स्पेन एक तरह से रेफ्यूजी का स्टेटस दे और उसके बाद वो अपनी एक लैविश लाइफस्टाइल यूरोप में जी पाए, वहां पर काम कर पाए, वहां पर रोजगार ढूंढ पाए। और ऐसे में एक जो पूरी व्यवस्था है सिटीजनशिप की वो चरमरा सकती है। बिल्कुल अक्षय, अब देखना होगा कि किस तरीके से स्पेन की सरकार इन प्रवासियों को लेकर निर्णय लेती है और इनका आगे क्या होता है, क्या इन्हें फिर से अपने देश डिपोर्ट करते हैं कि नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अक्षय, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 11 बजे लाइव हर खबर पे नजर में वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो खबरें होंगी खेल जगत से। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, रंग दे ये खुशबू दे ये तीखा ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद 11 बजे लाइव हर खबर पे नजर में आप सभी का स्वागत। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये खबरें अब खेल जगत से होने वाली हैं, क्योंकि BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की आज से हो रही है शुरुआत। भारत 17 साल बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। राजधानी दिल्ली में हो रही इस प्रतियोगिता में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु महिला एकल वर्ग में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगी। सिंधु ने विश्व चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। सिंधु आयरलैंड की 141वीं रैंकिंग वाली सोफिया नोबेल के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। तो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप पर अब सभी की नजरें हैं। वहीं पुरुष एकल की बात कर लेते हैं। वहां 21 वर्षीय आयुष शेट्टी के सामने शुरुआत में ही बड़ी चुनौती होने वाली है। उनका मुकाबला मौजूदा विश्व चैंपियन और नंबर 1 खिलाड़ी शी यू ची से होने वाला है। तो यहाँ पुरुष एकल में भी देख रहे हैं कि कैसे चुनौती है यहाँ आयुष शेट्टी के लिए। वहीं 14वीं वरीयता प्राप्त लक्ष्य सेन ऑस्ट्रिया के कॉलिन्स वैलेंटाइन फिलोमिन के खिलाफ अभियान शुरू करेंगे। 2021 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुके लक्ष्य की नजर एक बार फिर पोडियम पर जगह बनाने पर होगी। साथ ही बता दें कि पुरुष युगल वर्ग में सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की 5वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी से उम्मीदें रहने वाली हैं। ये जोड़ी पहले ही 2 बार विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुकी है। पुरुष एकल वर्ग में आयुष शेट्टी के प्रदर्शन पर भी नजरें होने वाली है। तो तमाम ये जो चैंपियंस रहे हैं हमारे बैडमिंटन से जुड़े हुए हमारे खिलाड़ी, उन सभी पर इस समय आज
नजर रहने वाली है। तो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की आज से हो रही है शुरुआत, जहां कोर्ट पर चैंपियंस की जंग साफ तौर पर देखने को मिलेगी। वहीं आयुष शेट्टी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी के खिलाफ वे कोर्ट में उतरेंगे। वहीं पीवी सिंधु से भी तमाम उम्मीदें यहां लगाई जा रही हैं। तो 17 साल बाद भारत की वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी दिल्ली में आज से हो रही है शुरुआत, और किस तरीके से खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहेगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। देश और दुनिया की और महत्वपूर्ण खबरों का भी रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। आज सावन का तीसरा सोमवार और नागपंचमी का पर्व एक साथ पड़ने से देश भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। 9 अगस्त से देश भर में शुरू हुए हर घर तिरंगा अभियान का आज आखिरी दिन है। देश के अलग अलग राज्यों तिरंगा लगाने और राष्ट्रध्वज के सम्मान का संदेश दिया गया। भारत 18 अगस्त को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करने जा रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जनगणना 2027 के लिए जनसंख्या गणना 1 सितंबर से शुरू होगी। आज से 31 अगस्त तक स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में स्थित हिमालय तीर्थ स्थल बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा कड़ी सुरक्षा के बीच आज से शुरू। दिल्ली में जारी एसआईआर के तहत 1.45 करोड़ मतदाताओं को दिए गए गणना प्रपत्रों में से करीब 67% प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा के अलावा पश्चिम बंगाल में भी मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ओडिशा में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के और तीव्र होने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने RSSDI ग्रामीण आउटरीच डिजिटल पोर्टल और विश्वास डायबिटीज जागरूकता वीडियो लाइब्रेरी का शुभारंभ किया। NIELIT ने साइबर कुश्ती 2026 नाम से राष्ट्रव्यापी साइबर सुरक्षा और AI हैकाथॉन शुरू किया। चलिए, ये तो थी खबरें सुपर फास्ट की, लेकिन आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं शेयर बाजार और सोने चांदी के भाव की। आज हफ्ते की शुरुआत हुई है और ऐसे में आज का शेयर बाजार कुछ कैसा नजर आ रहा है, यानी लाल अंकों के साथ नजर आ रहा है, यानी यहाँ गिरावट देखने को मिली है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वैश्विक अनिश्चितताएं बढ़ रही है, कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव हो रहा है, ऐसे में सेंसेक्स पर भी कहीं ना कहीं इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 77,510.76 पर यहाँ कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स निफ्टी 50 की बात करें तो यहाँ भी 122 अंकों की गिरावट, 24,243 पर यहाँ निफ्टी 50 कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं निफ्टी बैंक 330 अंक की गिरावट के साथ 57,161 पर कारोबार कर रहा है। तो यह है शेयर बाजार का आज का हाल। आइए अब सोना चांदी किस तरीके से कारोबार कर रहा है वो आपको बता देते हैं। सोने का आज का भाव अगर आपको बताएं तो सोने का आज 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम में आज मजबूती देखने को मिल रही है। दोनों सोना चांदी में मजबूती यहाँ देखने को मिल रही है। 1,55,160 पर यहाँ कारोबार कर रहा है सोना। वहीं चांदी अगर प्रति किलो की वहाँ भाव की बात करें तो 2,38,251 पर यहाँ कारोबार कर रहा है। यहाँ 0.99% की बढ़ोतरी, वहीं सोने में 0.42% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो अगर बात करें शेयर मार्केट की तो वहाँ गिरावट है, वहीं सोने चांदी में मजबूती देखने को मिली है। तो आज के कारोबार की बात करें तो कुछ इस तरीके का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। इसी के साथ 11 बजे लाइव हर खबर पे नजर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए DD न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।